नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप इससे परिचित तो होंगे ही कि एएलपी का नोटिफिकेशन आ गया। रेलवे जो है वो धीमे धीमे करके अपने स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का शायद दिल जीत रही है, क्योंकि रेलवे ने पिछली बार ये बात बोल दी थी कि हम स्टूडेंट को अब 5-5, 6-6 साल तक वैकेंसी के लिए वेट नहीं कराएंगे, हर साल वैकेंसी निकालेंगे। वैकेंसी भले ही कम निकले पर प्रयास यही रहेगा कि हर साल निकले। और आप जानते ही हैं कि एएलपी का नोटिफिकेशन आ गया 9,970 वैकेंसी पे, जो कि मेरा मानना है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा वैकेंसी बहुत ज्यादा है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा वैकेंसी बहुत कम है, क्योंकि अब रेलवे का प्रयास यही है कि हर साल जो है आपकी वैकेंसीज जो है वो निकलती रहे। अब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, जो आगे जाके आपके लिए दिक्कत ना करे, वो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, नाम चेंज होता है उनका, 10th की मार्कशीट पे कुछ नाम होता है, बाद में कुछ नाम होता है, तो उससे संबंधित भी जानकारी दूंगा। क्या आपकी फोटोज अपलोड होनी चाहिए, क्या आपके सिग्नेचर रहने चाहिए, सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तो आपके लिए फॉर्म भरना बहुत ज्यादा आसान रहेगा और आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं कि क्या है आपके लिए खास। देखो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। सरल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं, जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस साल अपियरिंग हूं, मैं इस साल पास होने वाला हूं, नहीं, साफ मना कर दिया है, ऐसे लोग एलिजिबल नहीं है, हम उनको एलिजिबल नहीं मानेंगे। उनके पास अगर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तभी वो इसके लिए एलिजिबल है, ये नहीं कि मैं अपियरिंग हूं, मैं इसको फॉर्म को भर देता हूं, नहीं। कैंडिडेट्स अलाउड टू चूज ओनली वन आरआरबी, आप एक ही आरआरबी से फॉर्म भरेंगे। आप इसको प्रयागराज से भरो, अजमेर से भरो, जहां से भरना है आपको एक ही जगह से भरना होगा और आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हो। ये नहीं कि एक जोन ले लिया उससे एक फॉर्म भर दिया, फिर एक जोन ले लिया उससे नहीं ना, एक ही जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। साथ में ये क्या लिखा हुआ है, अगर किसी कैंडिडेट ने ऐसी हरकत करी कि एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोशिश करी तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, आने वाले जो फ्यूचर में एग्जाम्स हैं आरआरबी के, उनके लिए हम डीबार कर देंगे, वो आगे कभी अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना, अपने जोन को बहुत अच्छे से चुनना, सारी चीजें ध्यान रखना। कल को अगर आपको नौकरी मिलती है तो आपको उसी जोन में रहना पड़ेगा, आपको कोई लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर से अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो आप कोई भी जोन भरिए, घर के पास रहना चाहते हैं तो सारी चीज ध्यान रखना, बस आप एक ही आरआरबी से भर सकते हैं। अब जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये कुछ 12 डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है एक अकाउंट बनाते समय, जो आपको जरूरत होगी जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। द फॉलोइंग 12 डिटेल्स फिल्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अकाउंट के अंदर जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसमें बहुत ध्यान से भरना। इसमें ये लिखा हुआ है कि भविष्य में हम इसको चेंज करने का मौका नहीं देंगे, ये भविष्य में चेंज नहीं होगी, एक ही बार। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, प्लीज मोबाइल नंबर ऐसा रखिएगा जो परमानेंट हो या आपके घर वालों का हो, परमानेंट होना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि आप सिम कभी कहीं निकाल रहे हैं, कहीं निकाल रहे हैं, फिर सिम खो गई और फिर आपको दिक्कत हो रही है। ईमेल आईडी, एप्लीकेंट नेम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका जेंडर, नागरिकता और डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर, 10वीं में आपका क्या रोल नंबर है, फिर आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की डेट क्या होनी चाहिए, और प्लस आपकी ई केवाईसी भी हो रही हो, ठीक है, जो आप जानते हैं केवाईसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी 12 चीजें हैं। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट सबसे बड़ा आधार माना जाता है किसी भी चीज को मैच करने का, तो वो जो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उस पर ध्यान रखना कि आपको ये 12 चीजें आपके पास हर हालत में होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, इसमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। These details must be entered very carefully as no correction will be allowed later. प्लीज बार बार बाद में ये मत कहना कि क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, मना कर दिया साफ साफ, एक ही बार इसकी चीज होगी। तो इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से, बहुत सुकून से और सबमिट करने से पहले देख लेना, सारी डिटेल्स टू द पॉइंट है। कैंडिडेट मस्ट एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स एग्जैक्टली एज मेंशन्ड इन देयर एसएससी, एसएसएलसी, मैट्रिकुलेशन, 10th क्लास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट। मतलब आपके 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उस हिसाब से ही आपको इसमें चीजें भरनी है, ठीक है। जैसा उसमें नाम दिया है वैसा नाम आप भरेंगे, पापा का नाम भरेंगे, मम्मी का नाम भरेंगे और आपकी जन्म जो है, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, 10th के सर्टिफिकेट या जो भी आपका एसएससी, एलएलसी, एसएसएलसी आपके सर्टिफिकेट इसमें मेंशन है। अब आती है मेन चीज, इन केस अगर आपका नाम चेंज है तो कैंडिडेट को क्या करना है पहले वो सुन लो।
आपको दोनों नाम डालने पड़ेंगे, आपको बदला हुआ नाम भी फिल करना पड़ेगा और वो वाला नाम भी फिल करना पड़ेगा जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। तो दोनों ही नाम फिल करने हैं। अगर नाम चेंज है, किसी किसी के साथ में दिक्कत होती है सर्टिफिकेट में, तो बदला हुआ नाम भी फिल करना है और 10th वाला भी फिल करना है। प्लस जितनी भी आज में लिखा है आपकी जो डिटेल है, जैसे आपके पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, वो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उससे पूरी मैच होनी चाहिए। साथ में एक और चीज याद रखना, ये जो आपका नेम चेंज हुआ है फॉर्म भरने से पहले होना चाहिए। मतलब आपको कहीं पे अगर नेम चेंज दिख रहा है तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले की चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने के बाद आप अपना नाम चेंज कर रहे हैं, तो वो चीज इसमें नहीं होगी। अब इसमें आगे की चीज समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को लगता है कि सर नाम चेंज हो गया है तो क्या हमको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, उसके लिए भी यहाँ पे चीज लिखी हुई है। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला होगा यानी कि प्री, या फिर जब आप CBT 2 पेपर देने जा रहे हैं, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा CBAT, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जिन लोगों ने अपना नाम चेंज हुआ है उनके लिए क्या करना है, उनको क्या सबमिट करना है, अगर वो ये काम कर देंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। गजेटेड नोटिफिकेशन और एनी अदर वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द नेम चेंज, मतलब आपके पास कोई भी ऐसा हो जो आपका बदला हुआ नाम को सपोर्ट कर रहा हो, गवर्नमेंट की आईडी को, ठीक है, कोई भी आपकी वैलिड आईडी फोटो जो आपके नाम चेंज को बता रही हो, ये चीज अगर आप सबमिट कर देंगे, दिखा देंगे कि भैया हमारे पास प्रूफ है नाम चेंज है, कोई भी आपकी गवर्नमेंट की आईडी है, वो दिखाने के बाद आपको कोई इशू नहीं होगा। रिजर्वेशन की अगर बात करें, ओनली दोस कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST OBC आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है, वही है जो SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता है, उस पर चर्चा की गई है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एज लिमिट। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, सर मैं इतनी तारीख को पैदा हुआ हूं, मैं इतनी तारीख को पैदा हुआ हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, इस महीने में पैदा हुआ हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। अब सुन लो, सबसे ज्यादा इसमें ये जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, आप इससे पहले पैदा ना हुए हो, इस डेट से पहले पैदा ना हुए हो आप, एज तो 18 से 30 है। जनरल वालों के लिए क्या है, EWS वालों के लिए 2 जुलाई 1995 से पहले पैदा ना हुए हो आप। OBC के लिए 2 जुलाई 1992 से पहले पैदा ना हुए हो आप। SC और ST के लिए 2 जुलाई 1990 से पहले पैदा ना हुए हो आप। और बात का क्या है, वो तो सबके लिए बराबर रहेगा, क्योंकि 18 से 30 है, तो 1 जुलाई 2007 के बाद पैदा ना हुए हो आप, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 जुलाई 2007 के बाद पैदा ना हुए हो, और उसमें आपका क्या दिया गया है, आपका इससे पहले ना पैदा हुए हो। इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन, वो तो आपका सब है, इसमें वही बोला है कि SC ST का जो रिलैक्सेशन रहता है वो आपके लिए भी रहेगा। अब क्या है इसमें, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, वो अपीयरिंग वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। साथ में ये भी याद रखना, दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जाम, ब्लॉक लेटर्स में लिख के आया है ये, शुड नॉट अप्लाई, कि जो अपने फाइनल एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि हाँ इसके बाद हमें योग्यता मिल जाएगी, अपीयरिंग वाला शुड नॉट अप्लाई, ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ है, ऐसे लोगों का हम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसमें बाद में दिक्कत हो तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है। बात करें फोटो की, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, 35 mm चौड़ी होनी चाहिए, 45 mm उसकी हाइट होनी चाहिए, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ये याद रखना, और ड्रेस जो है, जो भी आप कपड़ा पहने हुए हैं वो नॉन व्हाइट होना चाहिए, मतलब सफेद कलर के अलावा कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हैं, पर आपका जो पीछे है बैकग्राउंड वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। आगे की बात करें, वो 150 DPI रेजोल्यूशन होना चाहिए, वो आप जैसे फोटो खिंचवाएंगे बहुत आसान है। साइज क्या है फोटोग्राफ का, 50 से 100 KB के बीच में रहेगा। कलर फोटोग्राफ जो है वो ये बोल रहे हैं 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जिससे आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और साथ में ये भी लिखा हुआ है, फोटो जो होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, मतलब आप पहचान में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि शक्ल आपकी कुछ और है और फोटो आपकी कुछ और लगी हुई है। आगे की बात की जाए, स्टैंडर्ड सिग्नेचर, मैं आपको साइन के बारे में भी बता दे रहा हूं। अच्छा एक चीज और, बहुत लोगों को लगता है कि क्या फोटो के साथ साइन करने हैं, नहीं, इसमें साफ ये मेंशन है, आपके फोटो के ऊपर कोई साइन नहीं होना चाहिए, कोई नाम नहीं होना चाहिए, कोई डेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में साइन साथ में होता है, डेट साथ में होती है, वो इसमें नहीं है, अलग होना चाहिए। साइन की अगर बात की जाए तो आपका व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, काले स्याही से आपने साइन किया हो। सिग्नेचर जो है वो रनिंग लेटर में हो, मतलब मान लीजिए आपका जो नाम है वो आपका क्या है, निशांत, तो आप इसको निशांत करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके आप निशांत नहीं लिखेंगे, अलग अलग करके,
ये इसमें साफ मना किया हुआ है कि आप ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, डिसजॉइंट लेटर में आप इसको नहीं करने वाले हैं। साथ में इमेज क्या बताइए, आपकी 30 केबी से लेकर 49 केबी के बीच में होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, साथ में अगर बात की जाए, कैंडिडेट मस्ट कम टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेशन फुली प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग। जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपके पास ये सारे के सारे क्या है, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की, आपकी एज और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट काम करेगा इसमें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड वगैरह हो, पासपोर्ट हो या वोटर आईडी हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से हैं तो, डिसेबिलिटी तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें साफ साफ मना की हुई है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उनको वो यहाँ पे इसमें अप्लाई ना करें। और आपके अदर कोई डॉक्यूमेंट जो है जो आपके कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग रेडी रखिए। फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का समय दिया गया है पूरा। मैं आपको बस यही बोलूंगा कि प्लीज वेट मत करना एंड तक। अगर आप एंड तक वेट करते रहोगे तो फिर एंड में वेबसाइट जो है वो हैंग होने लगती है और फिर आपके लिए बाद में इश्यूज होने लगते हैं कि हम फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज ये सारे काम पहले कर लेना। जाते जाते आप सभी लोगों के लिए और कुछ खास इन्फॉर्मेशन, आप सभी लोग जो चाह रहे हैं कि इस बार कैसे भी करके आपका ALP का जो एग्जाम है, वो जो एक सीट है वो आपको मिल जाए, तो वो आपकी जो मेहनत है उस मेहनत को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, उस मेहनत के मार्ग को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा ये प्रयास है। आपके रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के आपका फिटर थ्योरी का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच 21 अप्रैल को शुरू हुआ है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का 21 अप्रैल को शुरू हो जाएगा आपका। साथ में डीजल मैकेनिक का भी 21 अप्रैल को शुरू होगा। ये सारे बैचेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो हैं, प्री और मेंस दोनों को कवर करेंगे। आप इन बैचेस को 850 रुपए में क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बस जब आप इस बैच को परचेज कर रहे हो, आप ये वाला कोड जरूर लगा लेना ALP15, जिससे आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। याद रखना ये ऑफर जो है वो आपका 21 अप्रैल तक है, रात के 11:59 तक। ठीक है, यहीं तक ही आपका ये ऑफर रहने वाला है। तो ये चीज आप याद रखें, जो भी आपके जानने वाले हैं उनको भी ये जानकारी देना। और मैं आगे भी आपसे मिलता रहूंगा और सारी जो जानकारी है ALP से संबंधित वो भी आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।